हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में इंट्रोडक्टरी और बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहां जाके वो नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है पॉसिबल केसेस ऑफ ऑटो कोरिलेशन, यानी कौन कौन से केसेस है जिनमें ऑटो कोरिलेशन देखा जाता है। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि भाई जिन बच्चों का एग्जाम हो कल, ठीक है, वो आराम से जाके सारे थ्योरेटिकल कांसेप्ट पढ़ लेना और उन्हें अच्छे से याद कर लेना, ताकि आप एग्जाम में हर एक चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई जिन बच्चों का कल एग्जाम है अपनी एग्जाम टाइमिंग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर कल एग्जाम आफ्टरनून होता है, मतलब अगर दोपहर में होता है, तो मैं कोशिश करूंगा सुबह जल्दी आके कुछ वीडियोस बना दूं, ताकि आप लोगों के एग्जाम में थोड़ी बहुत क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। ठीक है, अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा पहला जो पॉसिबल केस है ऑटो कोरिलेशन का, वो क्या है? मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज को गलत दिखा देना। एक बार वो समझते हैं इसे। तो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन आप लोग सब जानते हो कि अगर मैं बात करूं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की या फिर मॉडल की, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ऑटो कोरिलेशन तो होना ही नहीं चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं उसके एक अजम्पशन की, तो उसके बहुत सारे अजम्पशन में से एक ये भी है कि नो ऑटो कोरिलेशन, यानी कि ऑटो कोरिलेशन होना यहां पे खराब बात माना जाता है। तो ऑटो कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए, पर यहां पे डाटा पाई गई और किन किन केसेस में मिलती है हमें सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन कैन बी कॉज्ड बाय टू इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन। जब हम क्या करते हैं, इनकरेक्ट फॉर्म चूज करते हैं, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म चूज करते हैं किसकी? रिग्रेशन इक्वेशन की, और ओमिशन ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स, या फिर हम कुछ वेरिएबल्स ऐसे जिन्हें भूल गए हैं इन मॉडल। इसके अलावा कंसीडर फॉलोइंग मॉडल एज करेक्ट स्पेसिफिकेशन। आप जो है कोई सा मॉडल मान लो जो क्या हो, करेक्ट स्पेसिफिकेशन का हो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल ये हमारा मॉडल कंजप्शन आई, जो क्या है हमारा β1 प्लस में β2 इनकम आई प्लस में β3 इनकम आई का स्क्वायर प्लस में क्या है यू आई। बट इफ द मॉडल इन इक्वेशन 6.5, जो हमारा ये है मॉडल है 6.5, इक्वेशन दे रखी है 6.5 इज फिटेड इंस्टेड ऑफ कंजप्शन, हम इसकी जगह ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते थे, β1 प्लस में β2 इनकम आई प्लस में vi। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कंजप्शन है ये तो हमारी इंटरसेप्ट टर्म, तो वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंडेंट है? इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये हमारे बाकी कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे वही सेम है, ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, ये हमारा इनकम पे डिपेंडेंसी हो गई, और ये हमारा क्या हो गया? vi। तो मिस स्पेसिफाइड जो मॉडल है, मिस स्पेसिफाइड मॉडल बिकॉज ऑफ ओमिशन ऑफ स्केयर ऑफ इनकम फ्रॉम इक्वेशन। और ऐसा होता क्यों है? जब हम कुछ चीजों को लेना भूल जाते हैं, या मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल्स जिनको मैं इंक्लूड करना भूल जाऊं, जिसकी वजह से जो हमारा डाटा है वो मिस स्पेसिफाइड हो जाता है, मतलब पूरी चीजें शो नहीं कर पाता, सिर्फ कुछ ये शो कर पाता है। डिस्टर्बेंस टर्म vi, जो हमारा आगे है वो क्या है? डिस्टर्बेंस टर्म vi, इसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस टर्म। मतलब यहां से हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या डिस्टर्बेंस हो रही है डाटा के अंदर। इसके बाद मतलब अगर मैं इसको थोड़ा और डीप में समझाऊं, वैसे बताया था मैंने इसको आपको प्रीवियस वीडियोस में, तो vi का जो मतलब होता है ना, वो पता है क्या होता है कि हमारे डाटा पे बहुत से फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, मतलब इनकम के अलावा, इंटरसेप्ट के अलावा और भी जो फर्क पड़ता है, उन सारे फैक्टर्स को हमने सिर्फ एक नाम दे दिया, वो क्या दे दिया? vi। मतलब ऐसे अनऑब्जर्व फैक्टर जिनका फर्क पड़ सकता है कंजप्शन फंक्शन के ऊपर या फिर किसी भी मॉडल के ऊपर, तो वो हमारा क्या होता है? डिस्टर्बेंस टर्म vi। एक्चुअली इंक्लूड्स इनकम आई का स्क्वायर प्लस में ui इन इट, और इसमें ये भी होता है, मतलब ये इक्वेशन भी हो सकती है हमारी इन इट, एंड देयरफॉर विल कैच सिस्टमैटिक इफेक्ट ऑफ इनकम। और ये क्या दिखाता है? हमारा सिस्टमैटिक इफेक्ट ऑफ इनकम। क्योंकि आप सब लोग जानते हो जिन्होंने मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ी होगी कि इनकम का और कंजप्शन का पॉजिटिव रिलेशन होता है, जो ये शो कर देता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हो अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ाया जाएगा, और इनकम कम होगी तो कंजप्शन भी कम हो जाता है हमारा। और वही सेम यहाँ पे क्या कर रहा है? वो सिस्टमैटिक इफेक्ट ऑफ इनकम शो कर रहा है, इनकम लेवल ऑन एक्सपेंडिचर के ऊपर। देयरफॉर डिस्टर्बेंस टर्म इन इक्वेशन 6.5 विल वॉयलेट कंजप्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। लेकिन जो यहाँ पे हमारा डिस्टर्बेंस टर्म है वो क्या कर रहा है? वॉयलेट कर रहा है क्या? अजम्पशन किस चीज की? ऑटो कोरिलेशन की, यानी कि जो कोरिलेशन शो होना चाहिए उसको क्या कर रहा है? वॉयलेट कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने बात की यहाँ पे इनकम और कंजप्शन की,
कंजप्शन को आप एक्सपेंडिचर भी मान सकते हो, यानी कि मैं बोलता हूं इनकम और एक्सपेंडिचर में, इनकम और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर भी मैं इंक्रीज कर दूंगा, इनकम कम होगी, एक्सपेंडिचर भी मैं डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ा दूंगा, इनकम कम होगी, कंजप्शन कम कर दूंगा। तो सेम बात यहां पे भी लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेरिएंस, ये जो है हमारा डिस्टर्बेंस टर्म, इसकी वजह से क्या होता है, अब और भी फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जब इसका तो ऑटो कोरिलेशन हो, क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो ये दिक्कत आती है हमारे साथ। तो ये क्या हुआ हमारे पास, देयरफॉर डिस्टर्बेंस टर्म इन इक्वेशन 6.5 विल वायलेट कंजप्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। अब इसको मैं सीधा समझाऊं तो आप लोग जानते हो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि डाटा को अपने हिसाब से चेंज करना, यानी कि डाटा को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करना, चाहे वो सही हो चाहे वो क्या हो, गलत हो। ठीक है, तो इसको यहां पे समझते हैं मैनिपुलेशन डाटा को। इन टाइम सीरीज एनालिसिस, अगर हम बात करूं टाइम सीरीज एनालिसिस की, यहां पे मैं बात कर चुका हूं। टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी डाटा को अलग अलग टाइम पीरियड में देखने की कोशिश करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस। Raw data are often averaged to smooth out fluctuation in data। इस बात का मतलब क्या है कि जब भी कोई रॉ डाटा होता है हम उसको एवरेज आउट करके एक स्पेसिफिक या फिर एक स्मूथ डाटा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वार्टरली डाटा इज कन्वर्टेड टू ईयरली डाटा, जैसे हम क्वार्टरली डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ईयरली डाटा के अंदर। और मंथली ऑब्जर्वेशंस आर कन्वर्टेड टू क्वार्टरली डाटा, और जो भी हमारी मंथली ऑब्जर्वेशन है उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, क्वार्टरली डाटा में। A systematic pattern emerges in disturbance due to smoothing of data, और यही सेम पैटर्न देखा जाता है जब हम डिस्टर्बेंसेस को यूज करते हैं, यानी हम किसी भी डाटा को अपने हिसाब से चेंज करके, जैसे मान लो मैं मंथली से क्वार्टरली बता सकता हूं और क्वार्टरली डाटा से क्या बना सकता हूं, ईयरली डाटा प्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। तो ये एक और रीजन है किसका, ऑटो कोरिलेशन का। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि डाटा को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में भी, जैसे यहां पे लिखा हुआ क्या हुआ है, यूजिंग ऑफ लैग्ड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, यूजिंग क्या, लैग्ड वैल्यूज, मतलब कोई भी वैल्यू ले ली, तेज का काम हो चाहे लैग्ड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स टू कंस्ट्रक्ट अ फर्स्ट डिफरेंस मॉडल, ताकि हम क्या बना सके, पहला मॉडल क्रिएट कर सके, फर्स्ट डिफरेंस मॉडल क्रिएट कर सके। कैन लीड टू प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, और जो क्या करे, ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेवल फॉर्म रिग्रेशन इक्वेशन, अगर आप बात करें किसकी, रिग्रेशन इक्वेशन की, एज एन इक्वेशन 6.6 इज चेंज्ड टू अ फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन। हम जो चेंज कर सकते हैं किसमें, फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन। जैसे यहां पे देखो, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, yt बराबर है β1 प्लस में β2 xt प्लस में ut। हमने इसको चेंज किया ट्रांसफॉर्म करके इस इक्वेशन में, यानी कि yt माइनस में yt माइनस 1, इसको हम बोलते हैं डेल्टा निकालने का तरीका। क्या निकालने का तरीका, डेल्टा निकालने का तरीका, मतलब चेंज निकालने का तरीका। सिंपल आसान समझाऊं तो जैसे yt का मतलब क्या है कि करंट टाइम पीरियड में किसी की वैल्यू क्या है। सपोज करो करंट टाइम में किसी की इनकम है वो है 20,000, ठीक है, और yt माइनस 1 जो उनकी इनकम क्या होगी प्रीवियसली, सपोज करो प्रीवियस की इनकम थी 15,000, तो कितना चेंज आया उसकी इनकम में, 5,000 रुपए। और कैसे पता किया, जो आज वाली वैल्यू है उसमें से प्रीवियस वाली वैल्यू माइनस कर दो, वही काम यहाँ पे किया हुआ है। तो yt में से क्या माइनस किया, yt माइनस 1, यहाँ पे क्या है हमारा β2, और xt में से क्या माइनस किया, xt माइनस 1। यानी कैसे इनकम में चेंज एक्सपेंडिचर चेंज को शो करता है, और प्लस में ut में से क्या माइनस किया, ut माइनस 1, मतलब ये हमारे क्या है अदर फैक्टर्स। यहाँ पे क्या है डेल्टा yt, देखो इस वैल्यूएशन है डेल्टा yt, इसको फिर चेंज किया डेल्टा yt में, इसको चेंज कर देंगे हम डेल्टा xt में, मैंने आपको बताया था डेल्टा आएगा इसकी जगह डेल्टा xt, और प्लस में ये हमारा क्या हो गया vt, यानी कि अदर फैक्टर्स जिनमें चेंज आया है। वे t हमारा क्या है टाइम पीरियड, जो मैंने ऊपर लिखवाया भी था कि ये हमारी करंट इनकम, ये हमारी प्रीवियस इनकम। अगर आपको डेल्टा निकालना है तो कैसे निकालोगे, 20,000 में से 15,000 माइनस कर दो, तो जो 5,000 आया वो क्या है चेंज इन इनकम। ऐसे चेंज इन कंजप्शन भी आता है, वो आएगा इस वाले फॉर्मूले से। फिर आगे समझते हैं, तो डेल्टा हमारा क्या है फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर, और आपको बता सकूं डेल्टा क्या है, डेल्टा निकालने का काम कर रहा है यहाँ पे चेंज। सिंपल सी बात में ये सिंपल सी भाषा में बात ध्यान रखना। अब जो vt है वो क्या है ut माइनस में ut माइनस 1, एरर टर्म इन इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या शो कर रहा है एरर टर्म, यानी कि अदर फैक्टर या फिर ऐसे एरर्स जिसकी वजह से हमारे डाटा पे क्या पड़ेगा प्रभाव देखा जाएगा। सेटिस्फाई स्टैंडर्ड ओएलएस कंजप्शन, जो क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है किसको, ओएलएस के कंजप्शन को। ओएलएस क्या था हमारा, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, उसके
अजम्पशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा बट एरर इन इक्वेशन 2, पर एरर कहां पे है, इक्वेशन 2 में है, आर ऑटो कोरिलेटेड, लेकिन ये क्या है, ऑटो कोरिलेटेड है, यानी कि आपस में कोरिलेशन रखता है। द लेटर मॉडल्स आर सोल्व बाय डायनामिक रिग्रेशन मॉडल, तो मतलब बाकी के मॉडल्स उसको किससे सोल्व करेंगे, डायनामिक रिग्रेशन मॉडल से, विच अलाउ फॉर लैग्ड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास लैग आएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी। इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट पॉइंट जो हमारा फोर्थ क्या है, नॉन स्टेशनरिटी। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। A time series said to be a stationary if it is a characteristics like mean, variance, covariance, मतलब क्या है कि हम किसी भी टाइम सीरीज को एक स्टेशनरी फॉर्म ऑफ डाटा बोल सकते हैं अगर उसके पास कुछ फीचर्स है, मतलब उसके पास वैल्यूज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन है। आप लोगों को याद होगा मीन हमारा क्या था, एक पार्ट था सेंट्रल टेंडेंसी का, तुमने बचपन में निकालना सीखा था 9th-10th क्लास में, उसको क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। फिर हमने वेरिएंस निकालना भी सीखा, फिर हमने कोवेरिएंस निकालना भी सीखा। तो डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी डाटा को स्टेशनरी बोल सकता हूं, किसी भी मॉडल को स्टेशनरी बोल सकता हूं अगर जहां पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस कभी भी डिपेंड ना कर रहा हो, किस पे, टाइम पे। यानी कि अगर मेरा डाटा टाइम पे डिपेंडेंट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्टेशनरी, ठीक है। लेकिन अगर टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। दैट इज दे आर टाइम इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या है, वो टाइम इनवेरिएंट है, टाइम को इग्नोर कर रहे हैं, टाइम से उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट चेंज विद टाइम, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कभी चेंज नहीं होती, किसके साथ, टाइम के साथ। एंड एरर्स आर नॉट कोरिलेटेड, और जो एरर्स हैं वो भी क्या करते हैं, कोरिलेट नहीं कर पाते। हाउएवर इफ सीरीज आर नो स्टेशनरी, लेकिन अगर आपकी सीरीज जो है वो क्या है, नॉन स्टेशनरी है, देन इट्स एरर्स आर ऑटो कोरिलेटेड, लेकिन अगर आपकी सीरीज नॉन स्टेशनरी है तो जो आपका डाटा होना भी क्या कर जाएगा, कोरिलेट कर जाएगा। मतलब अगर डाटा में शो की गई है स्टेशनरी, यानी कि टाइम के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे स्टेशनरी, मतलब ये शो कर रहा है हमारा कोरिलेटेड। लेकिन अगर सपोज करो आपका डाटा शो कर रहा है नॉन स्टेशनरी, तो जो एरर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट कोरिलेटेड। तो स्टेशनरी होगा तो ऑटो कोरिलेटेड, और अगर स्टेशनरी नहीं होगा तो नॉट कोरिलेटेड, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ केसेस थे, 4 केसेस जहां मैंने डिस्कस किया पॉसिबल केसेस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। आने वाली वीडियोस में समझेंगे वो टेस्ट जिनके जरिए हम कोरिलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, और रेमेडीज पढ़ने की कोशिश करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। अब मेरे हिसाब से 3-4 वीडियोस ही और बनेंगी कंप्लीट चैप्टर को मिला के, हद से 5 वीडियो बनाऊंगा मैं, जहां पे हम सारे कंसेप्ट को पढ़ लेंगे। और कल का अपना एग्जाम टाइम जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर लेट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि 10-11 बजे तक कुछ वीडियोस और आ जाए, ताकि आप लोग एग्जाम में थोड़ी बहुत और हेल्प हो जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से।